आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे किसी भी मैट्रिक्स का रैंक कैसे पता करते हैं। गेट के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे जब हम लोग कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस देखेंगे तो वहां पे भी मैट्रिक्स का रैंक पता करना होगा। तो सबसे पहले तो मैट्रिक्स के रैंक का डेफिनेशन देखते हैं। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स। तो इस डेफिनेशन में ये इंडिपेंडेंट वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट वर्ड का मतलब समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि डिपेंडेंट रो या कॉलम्स क्या होता है। तो बेसिकली दो टाइप का डिपेंडेंसी होता है, टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसी। तो जो पहले टाइप का डिपेंडेंसी होता है उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिलेशन। पहला टाइप ऑफ डिपेंडेंसी इज प्रोपोर्शनल रिलेशन। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई एक 2x3 मैट्रिक्स है। 2x3 मतलब 2 रो है और 3 कॉलम्स है। इस मैट्रिक्स का पहला रो है 1 2 3 और दूसरा रो है 2 4 6। अब अगर इस मैट्रिक्स को ठीक से देखा जाए तो ये मेरा पहला रो है R1 और ये दूसरा रो है R2। अब ये R2 जो है ये R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके लाया गया। अगर R1 के सभी एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करें तो R2 मिलेगा। 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6। तो यहाँ पे हम लोग इस टाइप का रिलेशन लिख सकते हैं, R2 इज 2 टाइम्स R1। तो जैसे ही कोई एक रो किसी और रो का कुछ स्केलर मल्टीपल होगा तब हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों रो इंडिपेंडेंट नहीं है, ये दोनों रो डिपेंडेंट है। और डिपेंडेंसी किस टाइप का है? प्रोपोर्शनल रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कभी भी इस तरह का अगर रिलेशन लिख पाए कि Rj is k times Ri, तो इसका मतलब ith रो and jth रो, these two are dependent rows. Okay, we can take another example. हम लोग का दूसरा एग्जांपल है, मान लीजिए मेरे पास कोई एक 3x3 मैट्रिक्स है जिसमें 3 रो है और 3 कॉलम्स है। पहला रो है 1 1 2, दूसरा रो है 2 2 4 और तीसरा रो है 3 3 6। अब फिर से इस मैट्रिक्स में अगर देखा जाए तो यहाँ पे R2 is 2 times R1 and R3 is 3 times R1। ठीक है, ये मेरा पहला रो था R1, R2 और R3। तो इस मैट्रिक्स में भी R2 is some multiple of R1, R3 is also some multiple of R1। तो इसमें बोलेंगे कि ये R2 और R3 ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, ये दोनों डिपेंडेंट है। किस पे? R1 पे, क्योंकि R1 का ही मल्टीपल है R2 और R3। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में भी अगर पूछा जाए कि कितना इंडिपेंडेंट रो है तो आंसर होगा 1। यही चीज हम लोग कॉलम वाइज भी देख सकते हैं। ये मेरा पहला कॉलम है C1, C2 और C3। अब इसमें अगर देखा जाए तो C2 is 1 times C1 and C3 is 2 times C1। ठीक है, तो इसमें अगर कॉलम वाइज भी देखा जाए तो दूसरा कॉलम इज सम मल्टीपल ऑफ फर्स्ट कॉलम, थर्ड कॉलम इज आल्सो सम मल्टीपल ऑफ फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे भी ये तीनों कॉलम इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि ये दूसरा और तीसरा कॉलम पहले कॉलम पे डिपेंडेंट है, पहले कॉलम का कुछ स्केलर मल्टीपल है। तो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो या इंडिपेंडेंट कॉलम कितना है? आंसर इज 1। यहाँ पे भी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो कितना है? 1। कॉलम वाइज भी देख सकते हैं, C2 is 2 times C1, C3 is 3 times C1। ठीक है, एक और एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज इफ वी हैव अ 2x4 मैट्रिक्स, सो दिस मींस वी हैव 2 रोज एंड 4 कॉलम्स। पहला रो मान लो 1 2 -2 4 और दूसरा रो 3 6 -6 और 8। तो इस मैट्रिक्स में फिर से अगर देखा जाए तो R2 is 3 times R1। ठीक है, तो इन तीनों मैट्रिक्स में इंडिपेंडेंट रो या कॉलम एक ही है, बाकी रो और जो कॉलम है वो उसी पहले रो का कुछ मल्टीपल है। ठीक है, तो जब भी ऐसा होगा तो हम लोग बोलेंगे कि रोज और कॉलम डिपेंडेंट है एंड द टाइप ऑफ डिपेंडेंसी इज प्रोपोर्शनल रिलेशन। अब मैट्रिक्स का रैंक क्या होता था? मैट्रिक्स का रैंक था मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स। तो अगर पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है, तो सिंस इसमें एक ही इंडिपेंडेंट रो है तो इस मैट्रिक्स का रैंक होगा 1। वैसे ही दूसरे मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा? तो यहाँ पे भी एक ही इंडिपेंडेंट रो है, बस ये R1 इंडिपेंडेंट है, R2 और R3 R1 का ही कुछ मल्टीपल है। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि R2 इंडिपेंडेंट है, R1 और R3 इस R2 का कुछ मल्टीपल है,
क्योंकि R3 को लिखा R1 को लिखा जा सकता है हाफ ऑफ R2 और R3 को लिखा जा सकता है 3/2 ऑफ R2। तो कोई एक रो या एक कॉलम इंडिपेंडेंट है और बाकी जो रोज और कॉलम्स है वो उसी का कुछ स्केलर मल्टीपल है। तो इन सभी मैट्रिक्स का रैंक इस दूसरे मैट्रिक्स का भी रैंक 1 होगा और यहाँ पे जो ये तीसरा मैट्रिक्स है इसका भी रैंक 1 होगा। तो जब भी मैट्रिक्स का रैंक 1 होगा तब हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना होगा, देखिए कि बुझा जाएगा कि मैट्रिक्स का रैंक कितना है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे दूसरे टाइप का डिपेंडेंसी जिसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था पहले टाइप का डिपेंडेंसी जिसको बोलते थे प्रोपोर्शनल रिलेशन। इन प्रोपोर्शनल रिलेशन सम रो और कॉलम इज सम मल्टीपल ऑफ सम अदर रो और कॉलम, दैट मींस Rj is k times Ri or Cj is k times Ca, where k is any scalar quantity. Now next we have to learn the second type of dependency which is called linear combination. अब इस लीनियर कॉम्बिनेशन को एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई एक 3x3 मैट्रिक्स है, मतलब 3 रो है और 3 ही कॉलम है। पहला रो है 2 1 3, दूसरा रो है 1 1 1। अगर इन दोनों रो में पूछा जाए कि क्या ये दोनों रो इंडिपेंडेंट है या नहीं, आंसर होगा कि ये दोनों रो इंडिपेंडेंट है। क्यों इंडिपेंडेंट है? क्योंकि पहले रो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे दूसरा रो नहीं मिलेगा, या फिर उल्टा ही बोल सकते हैं कि दूसरे रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे पहला रो नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब कि ये दोनों रो R1 और R2 ये इंडिपेंडेंट है बिकॉज दे आर नॉट स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर रो। अब मान लो अगर तीसरा रो हम कुछ इस तरह से लिखे कि इन दोनों को सिंपली ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके या पहले रो में कुछ से मल्टीप्लाई करके फिर दूसरे में ऐड कर दे। मान लीजिए हम कुछ इस तरह का लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख दिए 4, यहाँ 3 और यहाँ 5। ठीक है, अगर इस मैट्रिक्स को ठीक से देखा जाए तो यहाँ पे हमें ये रिलेशन मिलेगा कि R3 is R1 plus 2 times R2। अगर R2 में 2 से गुना करके फिर R1 में ऐड कर दिया जाए तो R3 मिल जाएगा। 2 + 2 4, 2 + 1 3, 2 + 3 5। तो इसका मतलब ये जो थर्ड रो बनाया गया है R3 ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये इन दोनों रो का लीनियर कॉम्बिनेशन है। R1 में 1 से गुना किया गया, R2 में 2 से मल्टीप्लाई किया गया और फिर इन दोनों को जब ऐड किया गया तो R3 मिल गया। तो इसका मतलब दिस R3 is not an independent row but is some linear combination of R1 and R2। ऐसे ही बोल सकते हैं कि किसी दो रो को बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंट है और तीसरा रो है वो उन दोनों रो का लीनियर कॉम्बिनेशन है। मान लीजिए अगर इसी रिलेशन को ऐसे लिख दिया जाए कि R1 is R3 minus 2 times R2, तो अब ये बोला जा सकता है कि R3 और R2 इंडिपेंडेंट रो है एंड R1 is some linear combination of R3 and R2। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ डिपेंडेंसी को बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है जो 3x4 मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब 3 रो होगा और 4 कॉलम होगा। पहला रो है 1 1 1 2, दूसरा रो है 2 -1 3 4। अगर फिर से इसमें देखा जाए तो ये दोनों रो इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये दोनों रो आपस में एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल नहीं। अब मान लीजिए तीसरा रो कुछ इस तरह से क्रिएट किया गया कि इन दोनों को सिंपली ऐड कर दिया जाए। अब अगर पूछा जाए कि इसमें इंडिपेंडेंट रो कितना है तो R3 is 1 times R1 plus 1 times R2। इसका मतलब R3 is some linear combination of R1 and R2। तो इसमें भी दो ही रो इंडिपेंडेंट है, R1 and R2। R3 is linear combination of R1 and R2। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे कि R3 is not independent row, R3 is dependent on R1 and R2। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ डिपेंडेंसी को बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि एनी रो इज सम मल्टीपल ऑफ वन रो प्लस सम अदर मल्टीपल ऑफ अदर रो। ओके, अगर 3 ही रो है तब ऐसा रिलेशन लिखा जा सकता है, अगर 4 रो है तो फिर कुछ और एक रो आ जाएगा। तो इस टाइप ऑफ डिपेंडेंसी को बोलेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन। अब इस मैट्रिक्स में अगर पूछा जाए इस पहले वाले मैट्रिक्स का कि इसका रैंक कितना होगा, तो रैंक की परिभाषा क्या थी? रैंक का डेफिनेशन था रैंक इज डिफाइंड एज मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो और कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स। तो इसमें इंडिपेंडेंट रो कितना है? 2, तो फिर इस मैट्रिक्स का रैंक होगा 2। वैसे ही यहाँ पे अगर पूछा जाए कि इंडिपेंडेंट रो कितना है, तो यहाँ पे भी 2 ही रो इंडिपेंडेंट है क्योंकि तीसरा तो
उन दोनों रो का कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन था। तो इसका मतलब इस दूसरे मैट्रिक्स का भी रैंक होगा 2। तो गेट कॉलम में कई बार आप देखेंगे कि डायरेक्टली इस तरह का रिलेशन मिल जाता है, तो वहां पे फिर से कुछ कैलकुलेशन नहीं करना होगा, डायरेक्टली देख के बताया जा सकता है कि रैंक क्या है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इस तरह का रिलेशन होता है लेकिन हम लोग डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए मैं R3 इस तरह से क्रिएट करता कि R3 इज 10 टाइम्स R1 माइनस 13 टाइम्स R3। अब हर बार ये देख के बता पाना संभव नहीं होता है कि इस तरह का रिलेशन देख के ही पता चल जाए। तो उसके अगर ऐसा रिलेशन दिख जाए तब तो अच्छा है, तब तो सीधा बता दिया गया कि रैंक 2 है। लेकिन अगर नहीं दिखे तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई रिलेशन नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि R3 जो है ये R1 और R2 का लीनियर कॉम्बिनेशन है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर है वो कुछ इस तरह से है कि वो डायरेक्टली नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो उस केस में फिर हम लोग प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। तो इसके बाद आगे हम लोग सीखेंगे कि मैट्रिक्स के रैंक का प्रॉपर्टी क्या होता है और उस प्रॉपर्टी की हेल्प से रैंक कैसे पता करते हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे बेसिकली 5 प्रॉपर्टी देखना है। सबसे पहला तो है रैंक का डेफिनेशन। रैंक इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स। दूसरा प्रॉपर्टी है कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इन द मैट्रिक्स। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। इसका मतलब कि इसमें 2 रो होगा और 3 कॉलम होगा। अब जैसे उदाहरण के लिए अगर मेरे पास 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है तो इसका मतलब कि 3 एलिमेंट यहां और 3 एलिमेंट यहां। ये है एक 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, 2 रो और 3 कॉलम। अब प्रॉपर्टी क्या है कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन द मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स में रो और कॉलम में मिनिमम क्या है? मिनिमम है रो 2 ही है और कॉलम 3 है। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा, दिस रैंक विल बी लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ 2 और 3, 2 रो 3 कॉलम। रैंक विल बी लेस देन और इक्वल टू, अब मिनिमम ऑफ 2 और 3, 2 और 3 में छोटा कौन है? 2। तो इसका मतलब इस 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का रैंक 2 या फिर 2 से कम होगा। अगर कोई मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 है तो उसका रैंक 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है। सिमिलरली अगर कोई 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है या 3 क्रॉस 5 मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स का रैंक 3 से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम ऑफ रो एंड कॉलम, अगर 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है तो फिर 3 ही रो है, तो उस केस में 3 से ज्यादा रैंक नहीं हो सकता है। तो इस मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 कभी भी रैंक 2 से ज्यादा नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि रैंक या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है, 3 कभी नहीं होगा, 2 से ज्यादा कभी नहीं होगा। अब रैंक 0 बस एक ही केस में होता है कि अगर मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स का मतलब अगर सारे एलिमेंट्स ही 0 हैं तो फिर उस केस में बोलते हैं कि मैट्रिक्स का रैंक 0 है। रैंक 1 या 2 तो वो देख के पता चल जाएगा। अगर दोनों रो इंडिपेंडेंट है तो फिर रैंक 1, दोनों रो इंडिपेंडेंट है तो रैंक 2 होगा, और अगर दूसरा रो इस पहले रो का कुछ मल्टीपल है तो फिर रैंक 1 होगा। तो ये तो था दूसरा प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी ये काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर रैंक पता करना है, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जितना रो है उतना ही कॉलम है, तो अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का रैंक पता करना है तो उसके लिए हम लोग ये थर्ड प्रॉपर्टी यूज करेंगे। और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके हेल्प से कई बार गेट के क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर मान लीजिए मेरे पास n क्रॉस n मैट्रिक्स है, पहले तो प्रॉपर्टी देखते हैं फिर एग्जांपल से देखेंगे इसका मतलब। सो फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पता करना है। स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब 2 ही पॉसिबिलिटी है डिटरमिनेंट का, या तो डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो जाए या फिर डिटरमिनेंट 0 हो जाए। ठीक है, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट किए, या तो डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा, मींस कुछ फाइनाइट नंबर आएगा 1 2 3 ऐसे, या फिर डिटरमिनेंट 0 हो जाए। अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है तो इसका मतलब कि मैट्रिक्स का रैंक होगा n, where n is the order of matrix. Okay, so for any square matrix n cross n, जो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स है वो n है, तो फिर अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो तो रैंक होगा n, और ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं फुल रैंक मैट्रिक्स।
फुल रैंक मैट्रिक्स। इसका मतलब कि अगर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया, तो इसका मतलब कि रैंक होगा 3। अगर 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया, तो इसका मतलब रैंक होगा 4 और मैट्रिक्स को बोलेंगे फुल रैंक मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट 0 होता है तो इसका मतलब रैंक n नहीं होगा, n से कम होगा। ठीक है, अब n से कम का मतलब कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 अप टू n-1। 0 कब होगा? जब मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स हो। बाकी केसेस में 1 से लेकर n तक, n के बीच का कोई भी नंबर हो सकता है रैंक। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फिर से एक बार बता दिया जाए, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का। डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो तो रैंक होगा n, मैट्रिक्स इज कॉल्ड फुल रैंक मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट अगर 0 आया तो फिर रैंक होगा लेस देन n, और उस केस में रैंक हो सकता है 0 से n-1 के बीच का कोई भी नंबर। 0 तो तभी होगा जब नल मैट्रिक्स हो, बाकी केस में 1 से n-1 के बीच। अब आगे हम लोग एक तो एग्जांपल देखेंगे कि इस प्रॉपर्टी के हेल्प से कैसे किसी मैट्रिक्स का रैंक पता किया जाता है। तो अब हम लोग इन दोनों एग्जांपल की हेल्प से देखेंगे कि अभी अभी जो प्रॉपर्टी सीखा है, क्या सीखा है? इफ डिटर्मिनेंट फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, दिस मींस रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज n, and if determinant is 0, then the rank of this matrix has to be less than n. So इन दोनों एग्जांपल की हेल्प से हम लोग देखेंगे कि इस प्रॉपर्टी का यूज कैसे करना है। और एक और चीज कि ये जो प्रॉपर्टी था ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए था, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो दो एग्जांपल है दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स है और दोनों ही 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। जनरली जब प्रॉब्लम्स 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का होता है तो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स के लिए फिर हम लोग अगला मेथड देखेंगे, क्योंकि 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना आसान नहीं है, काफी समय लगेगा उसमें। तो और गेट के प्रॉब्लम्स में उतना समय होता नहीं है। तो देखते हैं इस पहले क्वेश्चन में उस प्रॉपर्टी को कैसे यूज करना है। ये है हमारा पहला रो R1 और ये है दूसरा रो R2। अगर ठीक से देखा जाए तो ये दोनों रो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये दूसरा रो पहले रो का कोई मल्टीपल नहीं है। अब हमें ये पता करना है कि ये तीसरा रो इंडिपेंडेंट है या नहीं। अगर डायरेक्टली कुछ रिलेशन दिख जाता है कि इन दोनों को जोड़ के तीसरा रो आ रहा है या फिर इन दोनों को घटाने से तीसरा रो आ रहा है, तो फिर हम लोग बोलते हैं कि R3 इज सम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2। लेकिन यहाँ पे तो वैसा कुछ रिलेशन दिखा नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि R3 इन दोनों से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि जैसा पिछले एग्जांपल से बताया था कि ऐसा भी हो सकता है कि R3 इन दोनों का कुछ ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन है जो डायरेक्टली नहीं दिख पा रहा है। तो फिर हम लोग यहाँ पे उस थर्ड प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। अच्छा, डिटर्मिनेंट निकालने से पहले ही एक बात क्लियर कर दिया जाए कि अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है तो फिर मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा? 3। और अगर डिटर्मिनेंट 0 आता है तो मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा? 3 से कम होगा। अब 3 से कम क्या क्या हो सकता है? 0, 1 या 2। 0 तो होगा नहीं क्योंकि ये नल मैट्रिक्स है नहीं। रैंक 1 भी नहीं हो सकता है। क्यों 1 नहीं हो सकता है? क्योंकि दो इंडिपेंडेंट रो तो ऐसे ही देख गया। तो अब कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन है कि रैंक 2 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया तो रैंक 3 होगा, अगर 0 आ गया तो 2 होगा। 0 आने का मतलब होता है कि 3 से कम होगा, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए सिंस ये नल मैट्रिक्स नहीं है, 0 नहीं हो सकता। सिंस दो इंडिपेंडेंट रो ऐसे ही देख गया तो 1 नहीं हो सकता। तो मतलब 0 जैसे ही आएगा बोलेंगे कि रैंक 2 होगा। तो अब हम लोग डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा 2 into, I am expanding this matrix along this first row, so 2 into 4 minus 1 into 5, so 8 minus 5 minus 1 into 3 into 4, so that will be 12 minus 2 into 5 10 plus 1 into 3 into 1 minus 2 into 2, so 3 minus 4, so here I will get 3 into 2 6, यहाँ पे मिलेगा 2 और यहाँ पे मिलेगा -1। डिटर्मिनेंट आया 3 मतलब नॉन जीरो। जैसे ही डिटर्मिनेंट 3 आया, नॉन जीरो नंबर आया, इस मैट्रिक्स का रैंक होगा 2 नहीं, साधु रैंक होगा 3, क्योंकि डिटर्मिनेंट जो आया है वो एक नॉन जीरो नंबर है। अगर इसी एग्जांपल में डिटर्मिनेंट 0 आ जाता तो फिर हम लोग बोलते हैं कि रैंक 2 होगा, क्योंकि 0 तो हो नहीं सकता था, 1 हो नहीं सकता था, तो फिर 2 ही होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। इस मैट्रिक्स में
फिर से वही करेंगे। ये अच्छा, ये चीज कॉलम वाइज भी देख सकते थे कि पहला कॉलम और दूसरा कॉलम ये दोनों इंडिपेंडेंट था, क्योंकि दूसरा कॉलम पहले का कुछ मल्टीपल नहीं था। तो ये दोनों कॉलम्स इंडिपेंडेंट है। तीसरा कॉलम डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, तो वो डिटर्मिनेंट से पता चलेगा। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया है, इसका मतलब तीनों रो या फिर तीनों कॉलम इंडिपेंडेंट होंगे, तभी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया होगा। इस दूसरे एग्जांपल में अगर कॉलम वाइज देखा जाए तो ये मेरा पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। फिर से C1 और C2 इंडिपेंडेंट है, क्योंकि C2 C1 का कुछ मल्टीपल नहीं है। तो यहाँ पे भी कंफ्यूजन क्या है, बिना देखे बोल सकते हैं कि रैंक या तो 2 होना चाहिए या फिर 3 होना चाहिए, क्योंकि 0 और 1 तो होगा नहीं। 0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि नल मैट्रिक्स नहीं है। 1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 2 इंडिपेंडेंट कॉलम तो यहीं पे देखे, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम तो इंडिपेंडेंट। अब हमें ये पता करना है कि तीसरा कॉलम इंडिपेंडेंट है या नहीं, या फिर यही चीज रो वाइज भी बोला जा सकता है। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया जाए। फिर से फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, R1 के लॉन्ग, तो -1 इंटू 4 इंटू 7 28 माइनस 3 इंटू 8 24 -1 इंटू 3 इंटू 2 6 -4 प्लस 5 इंटू 2 इंटू 3 6 -4। तो यहां पे ये मिलेगा 28 -4, सो -4, यहां से मिल जाएगा -2 और यहां से मिलेगा 5 इंटू 2 10। एक बार फिर से चेक कर लिया जाए, 28 -24 -1 इंटू, अच्छा यहां पे कुछ गलती हो, 7 इंटू 2 ये 14 होगा और -1 इंटू 8 होगा, और फिर 5 इंटू 2 इंटू 3 6 -4। तो यहाँ पे जो नंबर मिलेगा वो होगा -6। -4 -6 प्लस 10, ये आ गया 0। डिटर्मिनेंट 0 आने का क्या मतलब है कि ये फुल रैंक मैट्रिक्स नहीं है, रैंक इसका 3 नहीं होगा क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 आया। तो अगर 3 नहीं होगा तो फिर 2 ही होगा, क्योंकि 0 और 1 तो होना नहीं है। तो इस मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा 2। अच्छा, यहाँ पे रैंक 2 आया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहां पे भी तीनों रो या तीनों कॉलम्स इंडिपेंडेंट नहीं है। कोई एक कॉलम बाकी 2 कॉलम का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, या फिर कोई एक रो बाकी 2 रो का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो अगर ठीक से देखना चाहे तो इसमें इस टाइप का रिलेशन लिखा जा सकता है कि C3 इज 3 टाइम्स C2 माइनस 2 टाइम्स C1, 3 टाइम्स C2 माइनस 2 टाइम्स C1। इस मैट्रिक्स को इसी तरह से क्रिएट किया गया था कि C3 is 3 times C2 minus 2 times C1, 3 minus minus 2 5, 12 minus 4 8 and 9 minus 2 7। ओके, सो यहाँ पे अब ये चीज डायरेक्टली नहीं दिख रहा, हो सकता है कई लोगों को ये दिख गया, तो अगर दिख गया तब तो सीधा वहीं पे आंसर लिख देंगे कि रैंक 2 होगा। लेकिन अगर नहीं दिखे तो फिर उसमें ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, सीधा डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, और जैसे ही डिटर्मिनेंट निकलेगा आंसर मिल जाएगा। क्योंकि डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो होता तो फिर रैंक 3 होता, और रैंक 3 होने का क्या मतलब होता कि तीनों रो और तीनों कॉलम्स इंडिपेंडेंट है, किसी भी रो को बाकी 2 रो के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। तो इसके बाद आगे कुछ और प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे रैंक का।